इस केस को लेकर छोटी छोटी बातें, हर जानकारी सामने रख रहे थे। इस वक्त जबकि कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है, क्या जानकारी आप तक? देखिए, कोर्ट में इस वक्त जो है एनआईए की तरफ से जो वकील दयानंद कृष्णन है उन्होंने अपनी दलील दी है और मेडिकल की भी जानकारी दी गई है, क्योंकि कोर्ट में प्रोड्यूस होने से पहले तौर राना की मेडिकल की जा चुकी है। उसके अलावा इस पूरे जो केस को लेकर जो जानकारी है वो कोर्ट के सामने रखा गया है, यानी कि कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है अभी वो चल रही है राजीव, और इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए 16 साल के बाद तौर राना जो है वो भारत आया है, भारत लाया गया है, और ऐसे में जो तमाम इस केस से जुड़े हुए जो दलीलें हैं, जो जानकारी है वो कोर्ट के सामने रखा जाएगा, क्योंकि जो मेन फिलहाल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, वो कोर्ट के सामने रखी जाएगी, जिससे कि जो जज है, जो कोर्ट जो है, जो एनआईए कोर्ट है, वो ये पूरा एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि एनआईए को जो सेंट्रल एजेंसी है, जो जिन्होंने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है और तौर राना को 16 साल बाद भारत प्रत्यार्पण करके लेके आई है, तो ऐसे में अब जिस तरीके से 26 से 11 आतंकी हमले को अंजाम दिया गया और जिसमें तकरीबन 173 बेकसूर लोगों की जान गई, जिसमें विदेशी मुल्क के भी नागरिक थे और मुंबई पुलिस के जाबाज जो ऑफिसर्स थे वो भी इसमें शहीद हुए थे। तो ऐसे में इन बेकसूर लोगों का आखिर कसूर क्या था? इसके अलावा भारत के खिलाफ जो आतंक का जो एक पूरा मंसूबा, जो एक टेरर मॉड्यूल को अपनाया जा रहा है, आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? पड़ोसी देश का मतलब ये नहीं कि अपने पड़ोसी देश को हमेशा नापाक इरादों से और हमेशा देश विरोधी कामों को लेकर ही उसके मंसूबों को कामयाब होने दिया जाए, आपसी रिश्ते अच्छा रखा जाए। तो ऐसे में जब भारत दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है अपने तमाम पड़ोसियों देश की तरफ, अपने जो भारत है, भारत का जो एक अपना एक इंप्रेशन है वो अलग पूरी दुनिया में पड़ा, तो ऐसे में क्यों भारत के लिए भारत के लोगों को टारगेट किया जाए, क्यों भारत को आतंक विरोधियों से जोड़ा जाए, क्यों भारत में टेरर मॉड्यूल को अंजाम दिया जाए? आखिर क्यों भारत में इस तरह के जो आतंकी संगठन है वो अपने टेरर मॉड्यूल को अंजाम दे रहे हैं? आखिर इस बात की जरूरत क्या है? तो ऐसे में उन जो 173 लोग आज से 16 साल पहले मुंबई हमले में जो मारे गए थे, जो ऑफिसर शहीद हुए थे, और वो नागरिक, इसमें विदेशी नागरिक भी शामिल है जो भारत घूमने आए थे और उनकी इसमें जाने गई, आखिर उनकी क्या गलती थी? और तौर राना ने आखिर लश्कर तौबा के कहने पर भारत में जिस तरीके से टेरर मॉड्यूल को अंजाम दिया और इसको लेकर एक बहुत लंबी साजिश रची गई, जिसमें लश्कर तौबा, हुजी, पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी जो है वो भी इसमें शामिल थी। यहाँ कई ऐसे लोग हैंडलर्स हैं जो तौर राना को मदद कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से हिंदुस्तान में लगातार टेरर मॉड्यूल को अंजाम दिया गया और एक बड़ा जो एक इस पूरे हमले को लेकर एक बड़ा जो चश्मदीद है वो अब भारत उसे प्रत्यार्पण करके लेके आया, भारत के लिए सबसे अहम है तौर राना। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कोर्ट में हर तरह की चीजें जो है सेंट्रल एजेंसी है वो अपनी दलील देगी, क्योंकि देखिए सिर्फ जो आतंकी हमला हुआ 26 से 11 और जिसको पूरी तरीके से साजिशन किया गया और इसके लिए बहुत एक लंबे समय से एक पूरी प्लानिंग चल रही थी टेरर मॉड्यूल के लिए, आतंकी लश्कर तौबा की, हुजी की या आईएसआई की, इसके अलावा और तमाम छोटे बड़े जो आतंकी संगठन है। तो आखिर भारत में वजह क्या है, क्यों भारत को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है? उन 173 लोगों की गलती क्या थी जिनकी जानें गई? कई परिवार जो है वो अकेले हो गए, कई बच्चे जो है वो अनाथ हो गए, कई ऐसे ऑफिसर्स हैं जो शहीद हो गए, उनके परिवारों की आखिर ऐसी क्या गलती है? क्यों ऐसे साजिश को रचा गया? तो कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर एजेंसी हर एक एंगल, हर एक मोड़ को लेकर जो अपने चार्जशीट में जिसका जिक्र किया गया है, उसके बाद जो अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को तैयार किया गया है, तमाम दलीलों को, इनिशियल दलीलों को कोर्ट के सामने रखेगी और उसके बाद ये देखना होगा कि कोर्ट जो है तौर राना को कितने दिन की जो है कस्टडी देती है, क्योंकि इसमें मुंबई भी एनआईए को लेके जाना है, बाकी लोकेशंस जहां पर इसने रैकी किया था उसको भी आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि ये सभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जी राजीव, शायद इसीलिए 14 दिन की अधिकतम कस्टडी की मांग कर रही है एनआईए। लेकिन तैवुर से पूछताछ के दौरान जब कोर्ट से कस्टडी मिल जाती है, पाकिस्तानी आर्मी, आईएसआई और लश्कर के सहयोग गठजोड़ को लेकर बहुत कुछ एजेंसीज को हाथ लग सकता है, क्योंकि तैवुर उनके संपर्क में लगातार रहा था। क्या ये सवाल मेरे लिए? जी जी।
देखिए राजीव, ये पहले ही साफ हो गया था जिस तरीके से अजमल कसाब की गिरफ्तारी हुई थी। उन 10 आतंकियों में से एक अकेला ये आतंकी हमलावर भारत के मुंबई पुलिस के हाथ लगा था। उसके बाद जिस तरह से इसने खुलासा किया कि कैसे इसको रेडिकलाइज किया गया, किस तरीके से जो यूथ थे उस वक्त, क्योंकि जो हमलावर थे वो बिल्कुल नौजवान थे, और पूरे उन लोगों को रेडिकलाइज करके ब्रेन वॉश करके भारत भेजा गया। जिहाद के नाम पर मुस्लिम युवाओं को भड़काया जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है। और अजमल कसाब ने ये पूरा बताया कि किस तरीके से लश्करे जो आतंकी संगठन जो कि इस वक्त पाकिस्तान में बैठे हैं, वो कैसे युवाओं को रेडिकलाइज करते हैं वीडियोस के जरिए या अलग अलग स्पीच के जरिए। उस वक्त जब ये युवाएं आए थे तो उनको भी लालच दिया गया था, उनको भी इस्लाम के नाम पर, एक जिहाद के नाम पर ब्रेन वॉश किया गया था, जिसमें अजमल कसाब ने पाकिस्तान के ISI जो सुरक्षा एजेंसी है, पाकिस्तान के लश्कर तोयबा, पाकिस्तान की दूसरी आतंकी संगठन पाकिस्तान का जो लश्कर तोयबा का जो चीफ है हाफिज सईद, इसके अलावा जो और तमाम बड़े आतंकी हैं, उनको लेकर कि किस तरीके से वो पाकिस्तान में खुलेआम आतंक को बढ़ावा दे रहे हैं और जिसका मंसूबा सिर्फ भारत को कमजोर करना है। तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ा ये मामला है। और जिस तरीके से अब तौर राना भारत का एक दूसरा चश्मदीद है, सबसे बड़ा आई विटनेस, माफ कीजिएगा कि एक साजिश करता जो भारत के हाथ लगा है और कहीं ना कहीं एक बड़ा गवाह है, क्योंकि गवाह इसलिए कह रहा हूं कि इसके बयान पर आगे की कई कार्रवाई की जाएगी। ये कहीं ना कहीं भारत के हाथ एक बड़ा उसका एक मोहरा कह सकते हैं 26/11 का, जिसने पूरे साजिश को डेविड कोलमैन हेडली के साथ मिलकर अंजाम दिया। ये पाकिस्तान के बड़े ISI एजेंट जो एजेंसी है उनके ऑफिसर्स की बात करें या फिर बड़े आतंकी संगठन के लीडर्स की बात करें, इन सभी से इसका कनेक्शन था, क्योंकि ये पेशे से डॉक्टर है। उसके बाद कनाडा का इसने नागरिकता ले लिया था और उसके बाद कनाडा रह रहा था, लेकिन शुरुआत में ये शिकागो रह रहा था। उसके बाद इसे डेनमार्क में जिस तरीके से साल 2009 में इसे और डेविड कोलमैन हेडली को पकड़ा गया, जो एक अखबार को में जिस तरीके से आतंकी मंसूबों को अंजाम देना था, लेकिन उससे पहले इसे FBI ने इसे पकड़ा। उसके बाद इसे डिटेंशन सेंटर में रखा जहां पे इसके खिलाफ मामला चल रहा था। लेकिन उसी बीच अब जो देश की सेंट्रल एजेंसी NIA, वो भी कहीं ना कहीं साल 2009 में इस पूरे केस को फॉलो अप करती है और केस को हैंडओवर करके, मामला दर्ज करके तमाम इन तौराना के साथ साथ तमाम जो आतंकी हैं उनकी एक लिस्ट तैयार करती है, डोजियर तैयार किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार किया जाता है। तो ऐसे में भारत के लिए अब ये बेहद अहम है और कहीं ना कहीं ये वो कड़ी है जिससे कि आगे पाकिस्तान बेनकाब होगा। चलिए, आदित्य वधावन पटियाला हाउस कोर्ट से मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आदित्य, एक बार डिटेल में तस्वीरें दिखाइए, बताइए क्या चल रहा है वहां पर। देखिए, अगर राजीव मैं आपको तस्वीरों की बात बताऊं तो अभी भी हेयरिंग चल रही है। हम बिल्कुल पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर हैं, अभी दरवाज़ा बिल्कुल बंद है। इस समय आप पुलिस कर्मियों को देखिए, बिल्कुल आगे खड़े हैं, रस्सी बांधी हुई है, हर जगह बैरिकेटिंग लगी है। अगर मैं अपने विजय को बोलूं कि दूसरी तरफ के विजुअल दिखाएं तो ये वहाँ भी पुलिस के कर्मी सारे लाइन से लगे हुए हैं। वहाँ आगे स्वैट की गाड़ी और उसके आगे पुलिस की जिप्सी और एक पुलिस की एक और गाड़ी, तो लगातार पूरी एरिया इन्होंने सील कर रखा है। इस समय किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है, बिल्कुल भी इधर उधर किसी को भी रुकने नहीं दे रहे। ट्रैफिक भी जो आ जा रहा है उसको भी एकदम से फ्लो करा जा रहा है कि कोई ट्रैफिक जैम ना लग सके, कोई ऐसा अनटोवर्ड इंसिडेंट ना हो सके। तो ये सारी एहतियाती दिल्ली पुलिस यहाँ पर एहतियात बरत रही है। जी राजीव। और पुलिस की कितनी मौजूदगी है आदित्य वहां? जी देखिए, अगर मैं देखूंगा एक और पुलिस की गाड़ी जिप्सी आती हुई अभी कोर्ट के यहाँ पर एक और ये पुलिस की जीप आती हुई। ऑलरेडी पुलिस की बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है यहाँ। वहाँ 2 पुलिस की जिप्सी उधर में है और उसके पीछे एक पुलिस का बड़ा ट्रक। और अगर मैं अपने विजय से बोलूँ कि दूसरी तरफ भी पैन करके दिखाएं तो वहाँ भी स्वैट की गाड़ियों के आगे 2 पुलिस वाली गाड़ियाँ और पुलिस की एक वैन। तो यहाँ पूरी तख्ता पुलिस की प्रेजेंस है और बिल्कुल सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का जो है फॉलो हो रहे हैं। जी राजीव। ठीक है। मेरे साथ मनोहर केसरी इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनोहर NIA ऑफिस में, NIA दफ्तर के ठीक सामने हैं। मनोहर,